गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने एक बैच लॉन्च किया था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को अवकाश होने के कारण हमारी क्लासेस नहीं चल पाई। तो आज 4 जनवरी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी आप लोगों की नौकरी लग जाए और सभी लोग सक्सेस हो जाएं, ये मैं कामना करता हूं। और आपके साथ पूरी तरीके से मेहनत करूंगा 2021 में, और पूरी तरीके से मैं आपको जो भी मुझसे एक सपोर्ट होगा आप सभी के लिए वो पूरी की पूरी करूंगा। और सभी जो आपकी रिक्वायरमेंट है बैचेस की वो भी लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक आपको प्रॉमिस था कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही मिनिमम फीस पे एक बेस्ट क्वालिटी में, उनके लिए भी जो है मैं आगे चल कर के काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च करूंगा। हालांकि अभी मेरा एक बैच कल से लॉन्च हो रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी क्लास जो चलनी थी वो 1 तारीख से चलनी थी, लेकिन कुछ जो है प्रॉब्लम के कारण वो 5 तारीख से चलेगी, यानी कि कल से। तो सभी बच्चे जो है उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, और जो क्लास है वो पूरी तरीके से पेड होगी, और ये वही बच्चे रिसीव कर पाएंगे जिन बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। और ये पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल एक डेमो होगा, और 2 दिन का डेमो होगा। तीसरे दिन सभी जो सीटें हैं वो ब्लैंक एक तरीके से जो है ऑफ कर दी जाएंगी। उसके बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और बाकी जो सीजीएल के अभी बैचेस हैं वो भी आपके आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने सैटरडे को टेस्ट दिया, बहुत अच्छा टेस्ट दिया, सभी बच्चों ने इस टाइम में भी टेस्ट दिया, काफ़ी अच्छी रैंक आई। और काफ़ी बच्चों ने जो जिनको दोबारा मौका मिला था स्टैटिक जी के बैच जो है जीतने का, उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों ने जीता। हालांकि कुछ बच्चे जीत नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा। हालांकि अब तो सीट फुल हो चुकी है, तो अब तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो मेरा अभी लेटेस्ट बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सभी बच्चे कल 5 तारीख को जो है सभी लाइव रहेंगे, और आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एक इंट्रोडक्शन वीडियो से, एक इंट्रोडक्शन क्लास से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है वो किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम जो भी बात करते आए हैं वो एज ए एक फॉर्मल तरीके से करते हुए आए हैं, लेकिन अब हम उसकी जब क्लास इस चला ही रहे हैं तो पूरी तरीके से डिटेल में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करते हैं, हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, हमें क्या फॉलो करना है, कौन सी मैगज़ीन पढ़नी है, क्या ऑप्शनल लेना है, हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से तैयारी करें, हमें समय कितना लगेगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या हमें मुखर्जी नगर आकर के लाइव पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स होंगे, आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, आईएससी क्यों बनना चाहते हैं, अदर ऑप्शंस क्या होंगे, बैकअप प्लान क्या होगा, इट एक्स्ट्रा, ठीक है, वो हम सभी बातें डिटेलिंग में समझेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फिर से आप सभी लोगों का। जी, तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत की प्रस्तावना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट किए, जिसमें टॉपिक थे आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। और उसके बाद हमने कंप्लीट किया फॉरेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विदेशी स्रोत जो हमने लिए हैं संविधान के लिए, वो हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेम्बल, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक बात का सभी बच्चे विशेष रूप पे ध्यान रखेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं आपको नहीं लिखवा सकता हूँ। हालांकि मेरे एक एक वर्ड पे भी आप फोकस कीजिएगा और देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसको नोट कीजिएगा। हालांकि जो भी मैं आपको बात बताऊँगा वो सभी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन
कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आप नोट नहीं कर सकते, आप उसको समझना होगा और एग्जाम में हूबहू लिखना होगा। जी, तो आज का जो टॉपिक है, जो आज का चैप्टर है, वो है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। तो हेडिंग डालेंगे प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। जी, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आया कहाँ से, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। जी, तो हम बात कर रहे थे प्रेम्बल के बारे में, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेम्बल हमने अमेरिका से लिया है, यानी कि यूएसए से लिया है। लेकिन हुआ ये था कि सबसे पहले अगर इसको सम्मिलित करने वाला जो देश बना, यानी कि सर्वप्रथम जो प्रेम्बल को, जो प्रस्तावना को सम्मिलित करने वाला जो देश बना, वो बना अमेरिका। जी हाँ, सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने संविधान में प्रेम्बल को जो है सम्मिलित किया, और उसके बाद कई देशों ने इस तरीके से काम किया, और उसमें हमारा देश भी आता है, यानी कि भारत। और अगर हम बात करें प्रेम्बल के सोर्स के बारे में, यानी कि हमने इसको कहाँ से लिया है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यूनाइटेड ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका से लिया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद काफ़ी सारे देशों ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि इसको लिया हुआ है। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अमेरिका ने ही लिया है। तो यानी कि क्वेश्चन बन जाए कि बताइए सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया, तो इज नोन एज यूएसए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में। तो सबसे पहले कई जो है जो थिंकर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं प्रेम्बल के बारे में, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें पालकी वाला के बारे में, जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक सेकंड, नहीं वो हो गया, वहां से करा लो। जी, तो हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकी वाला के बारे में, तो इन्होंने संविधान को कहा है, यानी कि प्रस्तावना को कहा है संविधान का परिचय। और काफ़ी सारे स्टेटमेंट आपसे पूछ ले जाते हैं कि बताइए किस थिंकर ने कहा है कि संविधान का प्रस्तावना परिचय पत्र है, तो विच इज नोन एज एन.ए. पालकी वाला। ठीक है, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो है एन.ए. पालकी वाला। आप पालकी वाला से भी याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल बेसिक बातें बताई, अब स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल के बारे में। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पे, कॉपी निकाल लीजिए, और कॉपी को निकालने के बाद उसमें नोट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रेम्बल, और उसके नीचे लिखेंगे कि सर्वप्रथम जो देश रहा जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया, वो है अमेरिका, यानी कि यूएसए। सबसे पहली आपकी हेडिंग ये होगी। और उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, और उसमें हमारा देश भी भारत है। ठीक है, यानी कि उसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। अगर हम बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो एक्चुअल में प्रस्तावना है क्या, तो आप एक ही वर्ड में बोलेंगे कि प्रस्तावना से ही हमारे संविधान के नेचर यानी कि स्वभाव का पता चलता है। यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। यानी कि अगर हमें अपने संविधान की प्रकृति, अपने संविधान का नेचर, अपने संविधान का रूप ढंग, या हमारा संविधान कैसा है, किस तरीके से हमारा संविधान बना है, क्या प्रोविजंस है, क्या क्या नियम
है, भारत के लोग किस तरीके से रहेंगे, वो सभी का सार हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बुक होती है और बुक में जो इंडेक्स होती है वहाँ से हम पता लगाते हैं कि बुक किस टाइप की है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो उसी तरीके से प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का जो सार है वो किस तरीके का है, हमारा संविधान किस ढंग से बना है, हमारे संविधान का स्वभाव कैसा है, हमारे संविधान का नेचर कैसा है। तो यही बातें हमें पता चलती है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान के प्रस्तावना से। जी, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो प्रेम्बल है वो इसका सोर्स क्या है, इसका जो है सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसे कहते हैं उद्देशिका प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्शन रिवैल्यूएशन। और इसी उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के समक्ष, और यही उद्देशिका प्रस्ताव बना आगे चल के वर्तमान का प्रस्तावना, यानी कि हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह सकते हैं। लेकिन क्या हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द लिखा है, तो याद रखेंगे हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा है, या लिखा है इसके बारे में सबसे बाद में बात करेंगे। लेकिन हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में, इस वर्डिंग से स्टार्ट होता है हमारा संविधान और ऊपर लिखा होता है उद्देशिका। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से लिखा होता है, शायद मेरे पास है लिखा हुआ। अरे देखना, इसमें संविधान का वो लिखा हुआ था, संविधान लिखा हुआ है ना, संविधान की उस उद्देशिका देखना किस में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देखी थी मैंने उस दिन। हाँ हाँ हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। जी, तो देखिएगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है। और इस क्लास की शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूँ, ये देखो, शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखा है ऊपर भारत का संविधान और नीचे लिखा है उद्देशिका। शायद आपको ये देखो, मेरी स्क्रीन पे तो उल्टा दिखाई दे रहा है, ये मेरी स्क्रीन पे तो उल्टा दिखाई दे रहा है ये, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पास आके दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये लिखा है उद्देशिका और लिखा है सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, और बाकी कुछ यहाँ पे वर्डिंग दी गई है, उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में अभी तक हमें यही पता लग पाया है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना वर्ड कहीं पे नहीं है, यानी कि नोट मेंशन इन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना वर्ड नहीं है। हालांकि कई केस हुए, कई जो है आगे केस आए, उन्होंने भी अपनी तरह तरह की दलीलें दी, लेकिन वो हम सभी बातें पढ़ेंगे और फाइनली हम बाद में जानेंगे कि क्या हमारे संविधान में प्रस्तावना वर्ड है, यानी कि शब्द है या नहीं है। अभी हमने उद्देशिका देखी तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रस्तावना की जगह क्या, उद्देशिका, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा है, उद्देशिका। क्या लिखा है, उद्देशिका। यानी कि
अभी तक हमें पता चला कि प्रस्तावना शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन हम इस बात को बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या है या नहीं है। लेकिन हमें एनसीईआरटी से क्लू मिल गया कि अभी तक तो नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं प्रेमबल को। तो हेडिंग होगी हमारी आज की प्रेमबल। प्रेमबल, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमबल के बारे में तो इसका जो सोर्स है वो क्या होगा, तो विच इज नोन एज यूएसए यानी कि अमेरिका। और सबसे पहले जो प्रस्तावना को सम्मिलित करने वाला देश बना वो बना अमेरिका। उसके बाद संविधान को प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। और उसके बाद प्रेमबल को ही भारत के संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, यानी कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ही कहा जाता है संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी। और अगर हम बात करें संविधान के परिचय पत्र के बारे में तो ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे A.N. पालकीवाला। ये तीनों बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बताई है। हालांकि एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए संविधान का आत्मा और हृदय किसको किसने कहा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि बताइए कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है। यानी कि अगर हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में बात करें, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में बात करें तो इन्होंने जो संविधान का आत्मा और हृदय कहा है वो कहा है संवैधानिक उपचारों को। इन्होंने जो संविधान की आत्मा यानी कि सोल और हार्ट यानी कि संविधान की आत्मा व हृदय कहा है वो कहा है संवैधानिक उपचारों को। क्यों? क्योंकि इसमें ही हमारे मौलिक अधिकार संपन्न है। जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट के अनुसार किसे आत्मा और हृदय क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का जो सार है वो कैसा है। हमारे संविधान का जो स्वभाव है यानी कि जो नेचर है वो किस तरीके का है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान के बारे में तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, कुछ वर्डिंग होती है जिनको हमें समझना होगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करें वर्डिंग के बारे में तो सबसे पहला वर्ड है सोवरियन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, पहला वर्ड। उसके बाद दूसरा वर्ड है समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। उसके बाद है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। और लास्ट है
गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। आई होप आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना में कुछ वर्ड दिए गए हैं। आपको पूरा प्रस्तावना कभी भी याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ना ही एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीप में। हालांकि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकते हैं, उनको पूरी डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे एसएससी में केवल और केवल फैक्ट पूछे जाएंगे, तो फैक्ट के हिसाब से ये डाटा जो है वो सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो वर्ड होगा हम भारत के लोग, यहाँ से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए पूरे सब प्रस्तावना को बताइए कि वर्ड किस तरीके से लिखे गए हैं, आपसे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जो ये पूरा सीक्वेंस है, जो ये पूरी सीरीज है, वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा क्रम में नहीं है। तो आपको इसका क्रम भी याद रखना होगा, यानी कि प्रभु संपन्न, उसके बाद होगा समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद लोकतांत्रिक, और उसके बाद गणतंत्र। लेकिन अगर हम बात करें इन वर्डिंग के बारे में, इन शब्दों के बारे में, तो इनकी अलग अलग व्याख्या होगी, जिसे आप लिखते रहे मेरे साथ साथ, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चलूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सोवरियन के बारे में, प्रभुत्व संपन्न के बारे में, या प्रभुता के बारे में, तो क्या मतलब होता है इसका। यानी कि अगर हम बात करें इस वर्डिंग के बारे में, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा देश जो भारत है वो किसी भी देश का गुलाम नहीं होगा, यानी कि हमारे देश के ऊपर कोई अन्य देश नहीं होगा, और हमारा देश किसी का डोमिनेंस भी नहीं होगा। और हमारे जो भी आंतरिक मामले हैं, जो भी बाहरी मामले हैं, यानी कि हमारे जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर हैं, उनमें किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमें किसी से भी कोई भी राय या कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने देश का जो शासन है वो स्वयं चला सकते हैं, और हम अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारा आंतरिक मामला हो, चाहे वो हमारा बाहरी मामला हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी देश के गुलाम नहीं होंगे, हम अपने आप में स्वतंत्र होंगे, अपने फैसले लेने में स्वतंत्र होंगे, और पूरी तरीके से हम सोवरियन होंगे, यानी कि प्रभु संपन्न होंगे। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, और बाकी मैं रिपीट भी कर दूंगा आपको। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा, यहां से वाली फाइल खोल दो, प्रेमबल वाली। ये भी नहीं है। हाँ जी, तो लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोवरियन के बारे में, प्रभु संपन्न के बारे में। हमारे देश पर किसी बाहरी राज्य, देश, शक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। हम अपने प्रभुत्व को चलाने के लिए संपन्न हैं, और हमारे देश का प्रतिनिधि हमारे देश के प्रभुत्व को संभालेगा, जो हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये एक इसकी पूरी लैंग्वेज है, और बाकी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि हम किसी भी देश के गुलाम नहीं होंगे, हमारा देश प्रभु संपन्न होगा, हमारे देश के ऊपर किसी भी अन्य देश का दबाव नहीं होगा, हम अपने बाहरी और आंतरिक मामलों
को देखने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इट एक्स्ट्रा। देखना लाइट भाग गई क्या जी। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में, समाजवादी के बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हमारे देश के जो लोग हैं उनको उनका किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से यानी कि एक पॉलिटिकल रूप से, किसी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी शोषण नहीं होगा। यानी कि हमारे देश में लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा और हमारे देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से अधिकार मिलेंगे। जो भी उसके फंडामेंटल राइट होंगे, जो भी उसके मौलिक अधिकार होंगे, वो उसको सभी मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब है कि हमारे देश में किसी भी तरीके से भारत के लोगों का कोई भी शोषण नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। किसी भी तरीके से शोषण नहीं होगा और पूरी तरीके से उसको अधिकार प्राप्त होंगे। सेकंड है सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले एक वर्ड आता है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष। हमारे भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है और जो धर्मनिरपेक्ष लिखते हैं वो गलत है। याद रखिएगा, आपको काफ़ी बुक्स में जैसे ल्यूसेंट है और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो पॉपुलर बुक्स हैं, उनमें सभी जगह आपको लिखा मिलेगा धर्मनिरपेक्ष। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष लिखा है तो गलत है। दिस इज ए राइट टर्म इज सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे भारत का संविधान हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए एक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति आस्था रखता है। उसके लिए कोई भी एक धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ना ही देगा। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं और किसी भी राजकीय धर्म के रूप में वो बढ़ावा नहीं देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा भारत का संविधान धर्म, सभी धर्मों के प्रति आस्था रखेगा, आस्था रखता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सभी के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखेगा, पूर्ण रूप से निष्ठा रखेगा और किसी भी धर्म को राजकीय तौर पर बढ़ावा नहीं देगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी। हमारे देश में किसी भी धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए कोई भी रोक टोक, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सभी जो धर्म है वो समान होंगे। वहीं हम बात करें डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक के बारे में, तो सबसे पहले हमारे देश का जो भी शासन होगा वो हमारे लोगों के द्वारा चलेगा। हमारे देश पर किसी भी अन्य देश का शासन नहीं होगा क्योंकि हम प्रभु संपन्न भी हैं। हमारे देश पर किसी भी अन्य देश का शासन नहीं होगा और हमारे देश का जो शासन होगा वो हमारे ही लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। यानी कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक होगा। यानी हमारे देश में हमारे देश के लोगों के द्वारा शासन होगा और हमारे देश के लोग ही अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। यानी कि चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो। लेकिन हमारे देश में जो भी शासन चलेगा वो जनता, भारत की जनता के द्वारा ही चलेगा। नेक्स्ट हम बात करें रिपब्लिक के बारे में, गणतंत्र के बारे में, तो इसका मतलब होगा कि हमारे देश में कोई भी पद, चाहे वो किसी भी प्रकार का पद हो, वो अनुवांशिक नहीं होगा। वो पद पूर्ण रूप से निर्वाचित पद होगा। उसके लिए इलेक्शन होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो। यानी हमारे देश का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो कि हमारे देश के शासन को चलाएगा और ये पद पूरी तरीके से
निर्वाचित होगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे वर्ड। अब हम बात करते हैं आगे। और अगर ऐसा होता है, अगर हमारे देश में सोफ्रियन भी होता है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, यानी हमारा देश प्रभु संपन्न भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणतंत्र भी है, तो हमारे देश में सभी व्यक्तियों को मिलेगा इक्वल जस्टिस, यानी कि समान न्याय। तो सबसे पहला वर्ड होगा कि सभी को मिलेगा इक्वल जस्टिस, यानी कि समान न्याय। और ये वर्ड हमने जो लिया है सॉरी फॉर दैट, ये वर्ड हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के रूस की क्रांति से वर्ड हमने लिया है न्याय। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे देश में जो भी व्यक्ति होगा उसको न्याय समान रूप से दिया जाएगा, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। सभी के लिए जो कानून होगा, जो न्याय होगा, वो पूरी तरीके से समान होगा। यानी कि यहाँ पे बात की गई है इक्वल जस्टिस की। उसके बाद अगर हम बात करें आगे के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो देश होगा वो होगा एक लिबर्टी, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्रता होगी। तो अगला वर्ड है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। हमारे भारत के लोगों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता होगी, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि अपने बात रखने की स्वतंत्रता होगी, कुछ भी कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन रखी गई हैं जो कि हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि हम अपनी इच्छा से हम दल बना सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है, हमें सोने की स्वतंत्रता है, हमें अपने मन से खाने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं भी जगह पर बसने की स्वतंत्रता है आदि। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड के बारे में, तो नेक्स्ट वर्ड होगा हमारे देश में इक्वालिटी होगी, यानी कि समानता होगी। इक्वालिटी होगी यानी कि समानता होगी। हमारे देश में सभी लोग बराबर होंगे। किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में जो भी रोजगार के अवसर होंगे उनमें बराबर हिस्सेदारी होगी, सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, सभी लोग समान होंगे, किसी भी एक धर्म के लिए कोई भी एक आरक्षण नहीं होगा, सभी लोगों के लिए समानताएं होंगी, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो एक शैक्षिक तौर पर हो, चाहे वो रोजगार के तौर पर हो, सभी लोग समान होंगे। और अगर हम बात करें अगले वर्ड के बारे में, तो अगला वर्ड होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। बंधुत्व हमारे देश में सभी जो लोग होंगे वो भाईचारे से होंगे, सभी लोगों में भाईचारा होगा। और उसके बाद आखिरी बचता है अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी। हमारे जो देश है, जो हमारा भारत है, उसको उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एक ही है भारत।
में जितने भी राज्य हैं वो सभी एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी राज्य को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और वही बात करें हम अखंडता के बारे में, तो इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया एक अमेंडमेंट के द्वारा जिसका नाम है 42 अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन, जो हुआ था 1946 में। और आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हमारी संविधान की प्रस्तावना में कौन से तीन वर्ड जोड़े गए, तो विच इज नोन एज, फर्स्ट वर्ड इज समाजवादी, सेकंड वर्ड इज पंथ निरपेक्ष एंड लास्ट इज अखंडता। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में तीन शब्द को जोड़ा गया, जिसमें पहला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, सेकंड वर्ड है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और तीसरा है हमारा अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आई होप आपको ये इतनी बात क्लियर हुई होगी, और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप जब पूरा पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रेम बल, उसके बाद आपके पास ल्यूसेंट की बुक भी है, आपके पास जो घटना चक्र भी है, आप वहां से क्वेश्चन लगा के देखिएगा। कल हम बात करेंगे कि इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा प्रेम बल के बारे में, हम वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कितने अमेंडमेंट हुए, अब तक कितने संशोधन हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। एक बात और लिखेंगे कि अगर हम बात करें प्रेमबल के बारे में, तो इसका जो आधार बना, जो इसका बेस बना, वो बना उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के समक्ष, और तारीख थी 13 दिसंबर 1946, और यही संविधान का बना, यही प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हुई होगी इतनी बात। कल हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी, अब हम बात करेंगे, बच्चों की काफ़ी कमेंट थी कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट कब होगा, तो कोर्स के बारे में सुन लीजिएगा। आपका जो कोर्स है वो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरी जनवरी लगेगी अभी पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमें जनवरी पॉलिटी पढ़नी है, जनवरी में पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे बाद में करवाने हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग आपकी जो पूरी पॉलिटी है वो पूरी जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम न्यू बैच लॉन्च करेंगे, पॉलिटी स्पेशल 8। ठीक है, क्योंकि 7 तो चल रहा है। और उसके बाद मैं एक बैच लॉन्च करूंगा जो कि इसी से रिलेटेड एमसीक्यू बैच होगा। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो उस बैच में आ सकते हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं बची, आपको केवल 1 महीना पढ़नी है, और 1 महीने में आपकी क्लास में बढ़ा भी सकता हूँ कोर्स सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद आप कहीं भी केवल और केवल पीसीएस के एग्जाम को, सॉरी आईएएस के एग्जाम को छोड़ करके आप दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठ जाना पॉलिटी के, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे। बस शर्तें एक होनी चाहिए कि आपने सबको अच्छे से पढ़ा हो, आपने एमसीक्यू करे हुए हो, और आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। ठीक है, ये आपकी शर्त रहेगी आपके लिए। जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आई होप आपने जो भी आपके, जो नए साल में जो भी आपने
जो आपकी बैड हैबिट होंगी आपने वो छोड़ी होंगी मुझे उम्मीद है, और न्यू हैबिट को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो जो 2020 में जितने भी काम किए, जितने भी आपने गलत काम किए, कि आपने स्टडी नहीं की, आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने जो है एक्सक्यूज़ दिए, काफ़ी सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों को हटाइए और 2021 से नई शुरुआत कीजिए। आज से ही नई शुरुआत कीजिए और आज से ही सोचिए कि हमें नई तरीके से पढ़ना है, न्यू सिलेक्शन लेना है और हमें 2021 में ही सिलेक्शन लेना है और अपनी नौकरी फिक्स करनी है। और इस पूरे काम में मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।